हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो क्या होने वाली है, आप सबको पता होगा कि हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी की जो सीरीज है वो कर रहे हैं। और आपका एग्जाम अब बहुत ज्यादा पास है, तो जल्दी जल्दी से भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आप देखोगे कि जो चैप्टर 3 है वो मेजरली साउथ एशिया पर बेस्ड है, और साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच क्या लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, मतलब ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, और दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ना है। तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन हमें इन सारे इश्यूज पर बात करने से पहले ही पता होना चाहिए कि साउथ एशिया है किस तरह का क्षेत्र, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बना पाएंगे तो चैप्टर के बारे में समझना हमारे लिए ज्यादा ईजी होगा। तो पहले वो समझ लेते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, किस टाइप के उनके आपस के रिश्ते हमें नजर आते हैं जनरली, और क्या क्या चीजें हैं जनरली साउथ एशिया में समझने लायक, पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ एशिया के ऊपर। देखो, साउथ एशिया जो है ना वो दुनिया का एक ऐसा रीजन है जिसमें 8 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वेट अ मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज क्या है, साउथ एशिया का पार्ट मानी जाती है। बेसिकली ये जो पूरा रीजन है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ रीजन है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारी, आप देखोगे कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हमें नजर आती हैं, तो काफी ज्यादा हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी नजर आते हैं। तो ये चीजें हैं जो इस पूरे डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, और विविधता हमें इस पूरे रीजन के अंदर दिखाई देती है। तो फटाफट से हम पहले समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो एशिया का सबसे जो पहला फीचर है विच इज ज्योग्राफिकल फीचर, जिसमें सबसे पहले आते हैं माउंटेन रेंज, जो कि है हिमालय। तो देखो आप, हिमालय जो है ना वो बेसिकली इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन सब तक जो है वो क्या है, फैला हुआ है। हिमालय 3 तरीके से मेजर भूमिका को निभाता है, क्योंकि हिमालय की सिर्फ इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये माउंटेन रेंज है, बल्कि 3 तरीके से काम करता है। पहला, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह से काम करता है। दूसरा, क्लाइमेट कंट्रोल करता है। थर्ड, आप देखोगे कि हिमालय कई सारी नदियों का क्या है, एक सोर्स भी है। ओवरऑल आप देखोगे कि यहाँ पे नेचुरल बैरियर का क्या मतलब है कि जो हिमालय है वो मूल रूप से एक फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंट्री को, सो दैट किसी दूसरी कंट्री के थ्रू जो एक्सटर्नल, जिसके थ्रू जो कंट्री है ना उसको एक्सटर्नल इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। इसके बाद आते हैं रिवर सिस्टम। आप देखोगे कि जो साउथ एशिया है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल रीजन है। ठीक है। और रिवर जैसे कि लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इस रीजन की क्या है कुछ प्रमुख नदियां हैं, और इसके थ्रू क्या होता है, ये नदियों की हेल्प से इरिगेशन में हेल्प हमें मिलती है। और जिस रीजन में खेती ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहीं उसी रीजन के आसपास ही सिटीज या सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर रीजन के आसपास भी पॉपुलेशन सेटलमेंट जो है वो दिखाई देती है। तो इसलिए भी साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आप देखोगे कि जो साउथ एशिया है ना वो एक ऐसा दुनिया का रीजन है जहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, लाइक जैसे वैदिक सिविलाइजेशन थी, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो अपने अर्बन प्लानिंग के लिए काफी फेमस थी, और जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो इंडियन फिलोसफी और कल्चर को उसने काफी ज्यादा जो है वो प्रमोट किया, और उसकी शिक्षा हमें दी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत जो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं वो साउथ एशिया के रीजन से निकले हैं। इसी में गुलाम रही हैं। तो उस टाइम पे जब ये कॉलोनी थी, तो कॉलोनियल रूल के थ्रू जो भी इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस टाइम तक नहीं था, बल्कि आज भी देखने को मिलता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, या उनके किसी भी तरीके के सिस्टम में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लीगल स्ट्रक्चर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। या फिर आप देखोगे कि जो पार्टीशन कॉन्फ्लिक्ट था उनका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज रहेगी कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है, और बेसिकली देखा जाए तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जिसमें सिटीज, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस। बेसिकली आप देखोगे कि जो साउथ एशिया रीजन है ना उसकी सबसे बड़ी समस्या ही है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, और पॉवर्टी में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा हालांकि आप देखोगे कि इतने कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं आगे। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? वाटर की वजह से। जो भी इंसान है वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, इवन आफ्टर नोइंग दैट कि हमारी एक्टिविटीज से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारी चीजें कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन। चौथे नंबर पे आता है रीजनल कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस, कि भाई साउथ एशिया का देखिए पूरा रीजन ऐसा है जहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन माना जाता है अपने कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, अपनी जोग्राफिकल जो फीचर है उसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इनइक्वालिटी है। ठीक है। क्योंकि आप देखो कि साउथ एशिया के जो रीजन है उसमें कुछ कंट्रीज काफी ज्यादा तेजी से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रही है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास जो बेसिक नीड्स है और उनको फुलफिल करने के लिए भी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो अभी तक नहीं है।
लेकिन ये जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं आपस में, जो साउथ एशिया रीजन है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसी के लिए आप देखो सार्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो कि क्या है बहुत बड़ा साउथ सार्क जो है वो बनाया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसके थ्रू जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप देखो बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी पूरा साउथ एशियन रीजन पे फेस कर रहा है, लाइक टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज क्या करेंगे, साथ आ रहे हैं सो दैट वो आपस में मिलकर क्या कर सके, अपने जो कंट्री जिसकी वजह से कंट्रीज क्या हो रही हैं, जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वो साथ आ रही हैं, सो दैट मिलकर बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू क्या कर सकें, जो साउथ एशिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको कलेक्टिवली उनको एड्रेस किया जा सके और उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि जब सभी देश साउथ एशिया के जितने भी देश हैं साथ आके मिलकर काम करेंगे और प्रॉब्लम्स को एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चैप्टर के फर्स्ट मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक है लैंड एंड बाउंड्री इश्यूज इन साउथ एशिया। तो हम देखोगे सबसे पहले कि ये लैंड और बाउंड्री को लेकर यार डिस्प्यूट होते क्यों हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर टेरिटरी एक होगी और उस पर क्लेम करने वाले दो या दो से ज्यादा देश होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, ठीक है। जब रोटी एक है और उसको खाने वाले बहुत सारे लोग हैं या दो लोग हैं, है ना, तो हर कोई चाहेगा कि मुझे मिल जाए। तो यही रीजन है कि भाई बाउंड्रीज को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज हैं, टेरिटरीज को लेकर काफी ज्यादा इशू है, और कुछ और भी बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि जब ये बाउंड्रीज कंट्रीज के बीच बनाई गई थी तो उन बाउंड्रीज को मार्क बहुत क्लियर तरीके से नहीं किया गया, और कुछ जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया बाउंड्रीज बनाते टाइम, और यही रीजन है कि वो आज के समय में काफी ज्यादा डिस्प्यूट का एक रीजन बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया क्या है, एक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव और ज्योग्राफिकली कॉम्प्लेक्स रीजन जो है वर्ल्ड का माना जाता है, जिसमें 8 कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं मैंने आपको बता दी। मैंने बताया आपको कि इस तरीके से 1947 में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी मिली थी, लेकिन आप देखोगे कि अब तक आप देखोगे कि कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ चलते रहते हैं, टेरिटरी को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि भाई क्या बैकग्राउंड है जिस वजह से जनरली आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज है ना, साउथ एशिया के अंदर कोलोनियल रूल है। जैसे आप देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में चल रहा था और जो ये बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई थी, तो उन्होंने इन बाउंड्रीज को बनाते टाइम जो छोटे छोटे जो एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल और जियोग्राफिकल रियलिटीज हैं उनको कंसिडर भी नहीं किया। ये जो डाइवर्सिटी थी इन सारी चीजों को क्रिएट करते टाइम, बाउंड्री क्रिएट करते टाइम, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। इसी तरीके से जब पार्टीशन होता है 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो तो बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है, कम्युनल वायलेंस होता है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होता है। इसी तरीके से जैसे आप यही रीजन है कि है ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है क्या है क्रिएट होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री इशू या टेरिटोरियल जो इश्यूज हैं वो इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि जब कंट्रीज के बीच बाउंड्रीज बनाई जा रही थी तो बाउंड्रीज बनाते टाइम इन बाउंड्रीज को सही से मार्क ही नहीं किया, इनका डिमार्केशन सही तरीके से किया ही नहीं है, और यही रीजन है क्या तो बहुत जल्दबाजी में बना दिया गया, छोटे खुद को कंसिडर ही नहीं किया गया, जिस वजह से ये आज तक परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब कुछ मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर बाउंड्री डिस्प्यूट्स रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच साउथ एशिया के अंदर। तो इंडिया पाकिस्तान का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसमें सबसे पहला आता है हमारा कश्मीर इशू। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, एक मेजर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो प्रिंसेस स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो चूज करें कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, या अलग होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद एट द एंड आप देखेंगे कि फाइनली कश्मीर के जो रूलर थे हरि सिंह, उन्होंने इंडिया को जो है वो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो पाकिस्तान है वो चीज़ को अपोज करते हैं, और यही रीजन है कि इस चीज़ को लेकर कई सारे वॉर्स जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जैसे फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ था 1947 48 पार्टीशन की जस्ट बाद ही। इसके बाद सेकंड इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, और उसके बाद कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ था। इसके साथ ही साथ एलओसी भी बहुत बड़ा जो है वो क्या है आज। देन आता है सर्कलिंग डिस्प्यूट। सर्कलिंग जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो बेसिकली आप देखोगे कि जो एक मैरीटाइम इशू जो है वो या एक मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट आप इसको मान सकते हो। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो एक और बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जो काराकोरम रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसे सबसे बड़ी हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है वो वर्ल्ड की माना जाता है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का यहाँ पे जो मिलिट्री प्रेजेंस है ना वो यहाँ पे क्या है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इंडिया चाइना रिलेशन, जिसमें सबसे पहले आता है अक्साई चीन। देखो अक्साई चीन की अगर बात की जाए तो इंडिया कहता है कि जो अक्साई चीन है ना वो लद्दाख का पार्ट है, जबकि चाइना जो है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेजर जो इशू अक्साई चीन को लेकर इसलिए है क्योंकि जब बाउंड्रीज क्रिएट की गई थी तो उस टाइम पे वो बाउंड्रीज जो है ना वो डिफाइंड नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश भी एक बहुत बड़ा इशू का पॉइंट है, क्योंकि चाइना जो है वो कहता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है ना वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और यही रीजन है वो उस पर अपना अधिकार जमाता है, जबकि इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यही रीजन है कि लैंड और बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर ही
वॉर हुई थी 1962 के अंदर, और इसमें इंडिया जो है वो हार गया था। इसके साथ ही साथ आप देखोगे जैसे LOC इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से जुड़ी हुई है, तो LAC चाइना से रिलेटेड है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ठीक है। LAC जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। और यही रीजन है कि कुछ पर्टिकुलर मुद्दे हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था, जिनको लेकर इंडिया और चाइना के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री इशू, जिसमें सबसे पहला आता है एन्क्लेव प्रॉब्लम। एन्क्लेव होते क्या है? एन्क्लेव टेरिटरी का एक ऐसा पार्ट होता है, या फिर इसे समझ सकते हो कि किसी भी कंट्री के अंदर टेरिटरी का ऐसा हिस्सा जो किसी दूसरी कंट्री का है। यही सेम जो घटना है वो हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच, कि इंडिया के कुछ ऐसे विलेजेस थे जो बांग्लादेश में थे, और बांग्लादेश के कुछ ऐसे विलेजेस थे जो इंडिया के अंदर थे। तो ये जो इशू था ना एन्क्लेव्स का, उसको पीसफुली जो है वो रिजॉल्व किया गया था। कैसे किया गया था रिजॉल्व? तो 2015 के अंदर आप देखोगे कि लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट एक लाया गया था, और उस लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट के थ्रू 2015 में इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व किया गया था। इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग भी क्या है, बहुत बड़ा मेजर इशू है दोनों कंट्रीज के बीच। नेक्स्ट इसमें आते हैं इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट। आप देखोगे कि इंडिया और नेपाल जो है ना वो क्या करते हैं, ओपन बॉर्डर को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं जिनको लेकर उनकी भी डिस्प्यूट है। तो वो एरियाज आपको ध्यान रखना है कि काला पानी लिपु लेक और लिम्पिया, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में। इसके थ्रू नेपाल ये क्लेम करता है कि जो टेरिटरी है वो उसकी, यानी इन टेरिटरीज पर नेपाल अपना क्लेम करता है, जबकि इंडिया का इंटरप्रिटेशन इन टॉपिक्स पे थोड़ा अलग है। इंडिया अलग कहता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पाकिस्तान ड्यूरैंड लाइन इशू। तो बेसिकली ड्यूरैंड लाइन जो है वो 1893 में ब्रिटिश ने और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी, और अफगानिस्तान जो है वो उसको क्या है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको मानने से मना कर देता है। और यही रीजन है कि इसकी वजह से आप देखोगे कि जो पश्तून एथनिक पॉपुलेशन है ना वो दोनों साइड्स के आपको ये बढ़ गई है। इसके थ्रू इंस्टेबिलिटी है काफी ज्यादा, और रिफ्यूजी मूवमेंट्स होती हैं, और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इस रीजन के अंदर काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है मैरीटाइम बाउंड्री इशू, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होते हैं, और बे ऑफ बंगाल डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो डिस्प्यूट होता है ना मैरीटाइम इशू, वो कच्चा थी वो आइलैंड को लेकर होता है ना, कि भैया जो कच्चा थी वो आइलैंड और उसके जो फिशिंग राइट्स हैं इन द पाक स्टेट हैज कॉज्ड टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट इसमें आता है बे ऑफ बंगाल डिस्प्यूट। तो देखो बे ऑफ बंगाल डिस्प्यूट की अगर बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश म्यांमार, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट है बे ऑफ बंगाल में चल रहा है, और कुछ तो ऐसे भी डिस्प्यूट्स रहे हैं, ऐसे इश्यूज रहे हैं जिनको बेसिकली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराया गया है। कॉजेज ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया, जो मैं ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहला आता है कॉलोनियल लेगेसी है, जो कि लेगेसी कि भैया आप देखोगे कि मोस्टली आप जितने भी बॉर्डर्स कंट्रीज के भी देखोगे ना वो आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। जो भी कॉलोनियल रूलर्स आए हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग क्या है आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बना लिए, और उस पर्टिकुलर रीजन की जो भी एथनिक ये किसी भी तरीके की अगर वहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं लैंग्वेज बेसिस पे एथनिक बेसिस पे, तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। दूसरा था एथनिसिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, वही से कि भैया जब बॉर्डर्स क्रिएट किए गए तो कम्युनिटीज को ध्यान ही नहीं रखा गया उनको, ठीक है। और ये रीजन आप देखोगे कि अगर एक बाउंड्री बनाई गई है तो बाउंड्री के दोनों साइड एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो डिस्प्यूट होगा। इम्पोर्टेंस में भी आप देखोगे कि कई सारे आप डिस्प्यूटेड रीजन को आप देखोगे वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मिलिट्री या सिक्योरिटी पर्पस के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रिवर्स ग्लेशियर मिनरल्स ओशंस, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है कंट्रीज के बीच। इसके अलावा नेशनलिज्म भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इन टेरिटोरियल इश्यूज का यूज करके लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है इसकी वजह से? इम्पैक्ट तो यही बढ़ रहा है कि भाई इसकी वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ रही है। अब जो बॉर्डर डिस्प्यूट होंगे तो उसकी वजह से डिप्लोमेटिक जो टेंशन है और मिसट्रस्ट है नेबरिंग कंट्रीज को लेकर वो बढ़ेगा, मिलिटराइजेशन काफी बढ़ेगा, क्योंकि हर कंट्री अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है। तो क्या होगा इसकी वजह से जो डिफेंस है और मिलिट्री प्रेजेंस है उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, उसको ज्यादा मेंटेन करने पर जोर दिया जाएगा, तो मिलिटराइजेशन बढ़ेगा और जिससे जो वॉर्स हैं उसके चांसेस भी बढ़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी होगा। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, ट्रेड कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कम होगा, तनाव बढ़ेगा रिश्तों में, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट हो या किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, अल्टीमेटली जो सफर करता है ना वो इंसान है, क्योंकि आप देखोगे बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भी सबसे ज्यादा वायलेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, तो कई सारा वायलेंस लोगों को फेस करना पड़ सकता है, या कई बार रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जो रीजनल कोऑपरेशन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो काफी अच्छी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इवनली ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन नहीं है, मिसट्रस्ट है काफी ज्यादा। ये कंट्रीज साथ आने की जगह एक दूसरे को ही अपने लिए खतरा समझते हैं, और यही रीजन है कि कोऑपरेट नहीं कर पाती कंट्रीज। जैसे आप देखोगे साथ में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, लेकिन का मेन मोटिव ये है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो भी ट्रेड को प्रमोट किया है और पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है बट लेकिन वो सोच समझ के फुली पार्टिसिपेशन इंडिया नहीं शो करता सार्क के अंदर।
क्योंकि टेंशन है, मिसट्रस्ट है कंट्रीज अपनी ही नेबरिंग कंट्रीज को लेकर, तो रीजनल कोऑपरेशन नहीं बन पाता। इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाने चाहिए? तो सबसे पहले बायलैटरल जो भी नेगोशिएशन है कि भाई साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेटिक टॉक्स उनके बीच कराए जाएं, सो दैट जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। इंटरनेशनल जो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जो है वो कराया जाना चाहिए, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो होने चाहिए, सो दैट ट्रेड एग्रीमेंट हो, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, इससे क्या हो देशों के बीच जो टेंशन हो ना वो रिड्यूस होंगी। बॉर्डर एग्रीमेंट्स हो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट किया जाए, और जब ट्रस्ट बनेगा कंट्रीज के बीच आपस में तो कोऑपरेशन अपने आप बनेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो लैंड और बाउंड्री इशू है वो एक बहुत क्रिटिकल इशू है साउथ एशिया का। स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा है, बड़ा डिस्प्यूट है हिस्टोरिकल लीगेसी, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, नेशनलिज्म, एथनिक कॉम्प्लेक्सिटीज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से इस रीजन की समस्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिस वजह से रीजन ग्रोथ नहीं कर पा रहा अपनी किसी भी तरीके से, और कहीं ना कहीं जैसे आग में घी डाल रही है चीज़ें, ठीक है। इसकी वजह से ना केवल पीस खराब हो रही है, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो रीजनल कोऑपरेशन है उनकी क्या एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके लिए क्या किए जाने चाहिए? कुछ नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उनको यूज करके आप देखोगे कि इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी के थ्रू आप देखोगे कि साउथ एशिया को अगर हम इन सभी तरीकों को अपनाएंगे और साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जो रिलेशन उनको बेटर किया जाएगा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा तरीके से सॉल्व हो पाएंगे, और ये रीजन के और इस रीजन में सारी कंट्रीज मिलकर काम करेंगी ना, तो वास्तव में कंट्रीज मिलकर काम करेंगी तो बहुत ज़्यादा बेटर ही कर सकती है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन इशू इन साउथ एशिया। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि माइग्रेशन जो है वो साउथ एशिया के अंदर एक बहुत कॉमन फिनोमिना है। ये इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें लिखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। देखो, माइग्रेशन जो है वो सिर्फ साउथ एशिया के अंदर एक डेमोग्राफिक फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इशू है। कैसे वो हम समझेंगे, काफी ज़्यादा सही तरीके से समझने की कोशिश जो है वो करेंगे, क्योंकि अब देखोगे माइग्रेशन का पहले मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत समझिए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी रीजन से हो सकता है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, वॉर के टाइम में या किसी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, या किसी भी रीजन से लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन माइग्रेशन जो होता है ना वो सिर्फ इन्हीं चीजों से रिलेटेड नहीं, एक से दूसरी जगह जाना है, बल्कि ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालता है स्टेट सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, बॉर्डर सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर। अब हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को देख लेते हैं कि साउथ एशिया में जनरली लोग किस किस रीजन से माइग्रेट करते हैं। तो पहला होता है इंटर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइग्रेशन होता कितने टाइप का है, ठीक है, या कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। पहला था इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक ही कंट्री के अंदर होते हैं लेकिन एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि गांव से शहर क्यों चले जाना, यानी कि विलेजेस से सिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाना। हम उसके लिए बहुत सारे रीजन है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। जब आप एक ही देश में बिल्कुल एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, दिस इज इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जब आप क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, यानी कि अपने देश की सीमा से किसी दूसरे देश की सीमा में जनरली जाते हो, जैसे नेपाल टू इंडिया चले गए या बांग्लादेश से कई कंट्रीज में चले गए, ठीक है। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होता है, जब एक कंट्री के जो लोग हैं चाहते हैं नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि किसी दूसरे देश में जाए, बट उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी हो सकती है? कुछ भी मजबूरी हो सकती है, लाइक वॉर हो गया, कोई एथनिक वायलेंस हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कि मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है दूसरे देश में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है। इसके बाद आता है लेबर माइग्रेशन। जब लोग काम की वजह से एक से दूसरे देश में जाते हैं, है ना, तो इसका मेन क्या मतलब है, जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो लोग एक से दूसरे देश में जाते हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, जब वो जाते हैं तो उसे हम लेबर माइग्रेशन कहते हैं। जनरली आप देखोगे कि जो लोग हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, उनकी और शिफ्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो अब हम बात करते हैं मेजर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इन साउथ एशिया की। भैया साउथ एशिया के अंदर मेजर जो भी माइग्रेशन होते हैं उनके रीजन क्या होते हैं? तो सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर होता है। आप देखोगे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर होता है। इसमें सबसे ना इंपॉर्टेंट हमें समझना है पुश और पुल फैक्टर को। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो दूसरी जगह पर जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे एक पर्सन के अगर घर के हालात इतने अच्छे नहीं है, वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये चीजें उसको पुश कर रही हैं, पुश करने की, कुछ बेटर करने के लिए। तो अल्टीमेटली जहाँ जिन देशों के अंदर जनरली इकोनॉमिक इनक्वलिटी होती है, पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, या अनइवन डेवलपमेंट होता है, या वॉर हो गया, अनइवन डेवलपमेंट होता है, ये कुछ मेजर कॉजेज होते हैं। ये पुश फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भैया दूसरी जगह जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, जिस वजह से लोग जाते हैं दूसरे देशों में। और पुल फैक्टर्स होते हैं जो लोग दूसरी कंट्रीज में देखते हैं, और वो फैक्टर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें वहाँ नहीं मिली, है ना, जैसे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन,
ठीक है? जिससे उनकी लिविंग कंडीशन जो है वो बेटर हो सके। आप देखोगे कि रूरल और यही रीज़न है कि रूरल से जो अर्बन माइग्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, क्योंकि गाँव में वो चीज़ें नहीं है। गाँव में अगर हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इन सब के बेटरमेंट के लिए लोग शहरों की ओर जो है वो जाते हैं। यही रीज़न है कि इतनी सारी साउथ एशियंस हैं वो गल्फ कंट्रीज़ की ओर एज़ अ लेबरर्स और स्किल वर्कर जो है वो जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट कि भैया जो पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं, सिविल वॉर है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेररिज्म है, ये भी लोगों को फोर्स करते हैं कि भैया अब यहाँ से छोड़ के अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरी जगह जाना है। ठीक है? जैसे रिफ्यूजी, जैसे आप देखोगे कि अफ़गानिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसी तरीके से रोहिंग्याज़ का जो माइग्रेशन हुआ होता है वो। अब जैसे रोहिंग्या माइग्रेशन आप देखते हो, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो, इसी है ना? और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, इसमें आप देखोगे बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर ही थे वो। बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था। इसके अलावा कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स आ गए, साइक्लोन्स हो गए, है ना? ड्रॉट्स आ गई या सी लेवल बढ़ गया, तो नेचुरल डिज़ास्टर है इस वजह से। तो जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो ये भी लोगों को एक तरीके से अगर ना भी लोग चाहते हो तो ये फैक्टर्स लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो ये कुछ मेजर रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट इसमें आता है मेजर माइग्रेशन इश्यूज इन साउथ एशिया कि भाई क्या-क्या इसका इम्पैक्ट जनरली हम देखते हैं जो माइग्रेशन हो रहा है। तो देखो माइग्रेशन की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी और जो इल्लीगल माइग्रेशन है ना वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और इसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज है ना उनमें टेंशन्स बेसिकली क्या है बन जाती है, और ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा मेजर कारण है नेबरिंग कंट्रीज के बीच। जैसे आप देखोगे इल्लीगल माइग्रेशन की वजह से इल्लीगल माइग्रेशन होता है, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सब कहीं न कहीं आप देखोगे माइग्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सिटीज़नशिप एंड आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, जो माइग्रेंट्स दूसरे देशों में आते हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, चाहे वो सिटीज़नशिप से रिलेटेड हो, उनकी लीगल आइडेंटिटी और राइट्स से रिलेटेड हो, ठीक है? इस और उनको कई सारे डिस्क्रिमिनेशन को भी अल्टीमेटली क्या है फेस करना पड़ता है, एक्सक्लूजन जो है वो फेस करना पड़ता है, और कई सारे कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी होस्ट कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर्स भी आते हैं, क्योंकि आप देखोगे आपकी जब जब ये माइग्रेशन होता है और उसके थ्रू लोग दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है ना, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट कहीं न कहीं बढ़ जाता है। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लोग जिस पे काम कराया जाता है, ट्रैफिकिंग जो है वो होती है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ उनकी इतनी अच्छी नहीं मिलती। उनके पास हाउसिंग, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, इन सब पर कहीं न कहीं एक बर्डन जो है वो क्रिएट होता है माइग्रेशन की वजह से, ठीक है? और जॉब्स को लेकर समटाइम्स आप देखोगे कि टेंशन्स क्रिएट होती हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन और माइग्रेंट्स के बीच। ह्यूमन राइट वायलेंस भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, रिफ्यूजीज़ होते हैं, उनको कई बार एक्सप्लॉइटेशन को फेस करना पड़ता है। उनको ऐसी वर्किंग कंडीशंस में काम कराया जाता है जो काफ़ी अनसेफ होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और उनको लीगल प्रोटेक्शन भी मतलब बिल्कुल कमज़ोर होता है, और लीगल प्रोटेक्शन भी उनको आधे को भी नहीं मिलता, और उनको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो लेबर माइग्रेंट्स होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ जाते हैं, उनको इतनी अच्छी वेजेस भी नहीं मिलती, उनको बहुत खराब वेजेस मिलते हैं, और उनकी लिविंग कंडीशन काफ़ी खराब होती है। ठीक है? तो कंक्लूज़न पे अगर हम आएँ तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भई जो साउथ एशिया के अंदर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप सामने इसी तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे माइग्रेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे, क्या रीज़न है एक्सप्लेन करोगे, और उसके बाद कितने टाइप्स का होता है उसको आप बता सकते हो। साउथ एशिया में किस तरीके से क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है साउथ एशिया में, ये आप अपने आंसर में लिख दीजिए, और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए आंसर को कि हाँ भई साउथ एशिया के अंदर वास्तव में माइग्रेशन क्या है, एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सारी रीज़न की वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, और कहीं न कहीं जो माइग्रेशन है उसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं न कहीं एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, और बेसिकली हमारी ये वही रीज़न है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उनके लिए ज़रूरत है कि वो माइग्रेशन पॉलिसीज़ ला सकें, सो दैट जो माइग्रेट करने वाले सो दैट जो माइग्रेंट्स हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोटेक्शन है वो दिया जा सके, एक रीजनल कोऑपरेशन को मेंटेन किया जा सके। सो नेक्स्ट आता है रिफ्यूजी क्राइसिस इन साउथ एशिया। देखो ये बिल्कुल मतलब सेम ही है लगभग जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था माइग्रेशन वाला, कि भैया रिफ्यूजी कौन होता है? रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो एक से दूसरे देश में जाते हैं ड्यू टू सो मेनी अदर रीज़न, ड्यू टू सो मेनी रीज़न लाइक war, ethnic conflicts, political instability या religious persecution, और फिर इकोनॉमिक हार्डशिप्स होती हैं और एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से जब लोगों को एक से दूसरे देश जाना पड़ता है, तो उसे ही उन्हीं लोगों को बेसिकली क्या कहते हैं, हम रिफ्यूजीज कहते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर आप देखोगे रिफ्यूजी क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक पॉलिटिकल और बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ठीक है? कौन-कौन से मेजर कॉजेज़ होते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस के साउथ एशिया में? पहला तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर, ये आप पढ़ लेना। बस मैं एक बार उसको समझाते हुए कि क्या इसमें हमें बस मैं कुछ इसमें नया नहीं बता रही हूँ, वही रिवाइज़ करवा रही हूँ कि भैया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो भी सिविल वॉर्स होते हैं वो सबसे बड़ा कारण है। जब कंट्रीज़ में वॉर्स होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इसके अलावा रिलीजियस एंड एथनिक परसिक्यूशन, कि भैया जब मान लो कोई एक कंट्री है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा, तो लोग दूसरे देश की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है?
जैसे आप देखोगे कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो मणिपुर से बांग्लादेश के अंदर जो है वो आए। तो इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, कि भैया जब एक कंट्री के अंदर लोगों को वो इकोनॉमिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, इनइक्वालिटीज होंगी, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फूड इनसिक्योरिटी होगी, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी क्या होता है, माइग्रेशन लोग करते हैं और रिफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन इमर्ज होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स और क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह जो भी droughts, ये अल्टीमेटली सारी चीजें भी क्या करती हैं, बहुत सारी जो दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो उनकी वजह से लोगों को दूसरी जगह, दूसरे देशों में शिफ्ट होना पड़ता, दूसरे देश जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। और रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो साउथ एशिया के अंदर इस तरीके से इमर्ज होता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसकी वजह से भाई, इम्पैक्ट देखो बहुत सारी है। पहला तो यही है इकोनॉमिक बर्डन। अब भाई जब लोग एक देश के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर रीजन से माइग्रेट होकर दूसरे देश में जाती है, तो उस देश के अंदर फूड, शेल्टर, जॉब्स और एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सब पर बर्डन क्रिएट होता है। और यही रीजन है कि जो रिफ्यूजीज होते हैं और जो उस कंट्री की जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दूसरी सिक्योरिटी कंसर्न भी है, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं जो रिफ्यूजीज दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और जो इलीगल माइग्रेशन होता है ना, उससे अल्टीमेटली टेररिज्म, स्मगलिंग और जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है ना, उसका भी डर कहीं न कहीं बना रहता है। सोशल, इसके अलावा सोशल और कल्चरल टेंशन्स भी हमें जनरली देखने को मिलती हैं कि जब रिफ्यूजीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो जनरली उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है और कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है। उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से, और सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस भी हैं कि भैया उन्हें ह्यूमन ही नहीं समझा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट पेज में आपको समझाया था कि किस तरीके से उनकी लाइफ दूसरे देशों में जाकर और खराब हो जाती है, ठीक है, बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिलता, कई बार हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, एजुकेशन नहीं मिल पाती, आइडेंटिटी की भी आइडेंटिटी की लिए भी उनकी उनको खुद की प्रॉपर आइडेंटिटी भी नहीं मिल पाती और वो भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और जनरली आप देखो कि वुमेन और जो चिल्ड्रन है उनकी कंडीशन सबसे खराब होती है इन सब पूरी प्रोसेस में। काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ट्रैफिकिंग होती है, वायलेंस होता है। यानी ओवरऑल आप समझोगे तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा इश्यू है और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है और बहुत बड़ा कंसर्न का एक पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे इंडिया का क्या अप्रोच रहा, ठीक है, और सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लेना। ये सारी सेम ही चीज़ें मैंने कोई नई चीज़ इसमें बताई नहीं। और यहाँ पे अलग-अलग टाइप के रिफ्यूजीज़ के बारे में दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं और तमिल रिफ्यूजीज़ हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं, उनके बारे में दिया गया है कि कौन-कौन से रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ की जनरली हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बताया गया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज का ही क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए जाते हैं, कंट्रीज इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सो दैट हम क्या कर सकते हैं, मिलकर अपनी जो भी समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक साथ मिलकर जो है वो हम सॉल्यूशंस निकाल सकें, ठीक है। तो ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज ने क्या किया है, आपस में मिलकर बनाया सो दैट साउथ एशियन रीजन के जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कर सके, बढ़ा सके, कोऑपरेशन को प्रमोट हो, डेवलपमेंट पीस जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच बढ़े। बेसिकली इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 के अंदर ढाका के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सार्क का बेसिकली काठमांडू नेपाल के अंदर है। इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, आप ध्यान में रखो कि कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज बेसिकली हैं। तो आप देखोगे कि ये सारी क्या है, इसकी मेंबर कंट्रीज है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी ये जो कंट्रीज हैं, टोटल 8 कंट्रीज में सार्क की मेंबर कंट्रीज जो है वो मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सार्क के, तो जनरली आप देखोगे कि आपको बस ये समझना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर एरियाज पर काम करता है। बाकी जब भी बात होती है ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स में जनरली सेम ही रहता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए जाता है सो दैट कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सके, डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो भी साउथ एशिया रीजन है उसके अंदर वेलफेयर और उसके जो लोग हैं उनकी बेसिकली क्वालिटी लाइफ को प्रमोट किया जा सके। सेकंड है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन को जो है वो इंश्योर करना, उसको स्ट्रेंथन करना। और थर्ड आता है कि भाई जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके वो आपस में मिलकर क्या करें, सेल्फ रिलायंस के लिए जो है वो काम करें कि भाई हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। इसके अलावा साउथ एशियन जो रीजन है उसके अंदर जो भी अब देखो इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स पे आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया और लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया। तो कई सारे टॉपिक्स पे आप देखोगे कि डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको सॉल्व करके पीस, स्टेबिलिटी और जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ना इस रीजन के अंदर, उसको प्रमोट करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, टूरिज्म और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पे सार्क जो है वो क्या है, काम कर रहा है। ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे सार्क बेसिकली क्या है, काम करता है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इसके लिए क्या बनाया गया, साफ्टा बनाया गया, जिसका मेन मोटिव है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच ट्रेड को प्रमोट करना, जो ट्रेड बैरियर्स है ना, और जो टैरिफ है, टैरिफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कल्चर है कि भैया अपने जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच जो कल्चरल एक्सचेंज है उनको ही प्रमोट करता है, कई सारे प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, जो भी एजुकेशनल कोऑपरेशन है। और
पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के थ्रू ये करता है, रीजनल यूनिटी को प्रमोट करता है। सोशल डेवलपमेंट के लिए सार्क का मेन मोटिव है कि जो सार्क कंट्रीज हैं उनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको ही प्रमोट करता है। साथ ही साथ सार्क ने बेसिकली मेंबर कंट्रीज को एक मंच भी प्रोवाइड किया है जहाँ पर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीज मिलकर एक साथ जो है वो काम करते हैं, जो भी एनवायरमेंटल इशूज होते हैं उनको मिलकर टैकल किया जाता है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन, फ्लड्स हो गया और जो भी बाकी दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अचीवमेंट क्या है सार्क के लिए, तो देखो जैसे साफ्टा की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुई है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया गया है, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं और जो हेल्थ इमरजेंसीज हैं उनके दौरान कोऑपरेशन को मेंटेन किया गया है। इसके अलावा जो भी रीजनल इंस्टीट्यूशन कई सारे आप देखो कैसे बनाए गए हैं, जैसे साउथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एसडीएमसी। तो हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और साउथ हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है, और बहुत सारी आप देखोगे बनाई गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन, रीजनल इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं सार्क के जो गोल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल चैलेंजेस ये हैं कि भैया जो मेंबर कंट्रीज हैं, जनरली आप देखोगे कि सार्क के अंदर ऐसी कंट्रीज है जो साउथ एशियन कंट्रीज है। अब साउथ एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जबकि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि भले ही पाकिस्तान क्यों ना मेंबर कंट्री हो, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं कर सकता कि वो टैरिफ ही हटा दे, है ना, या पूरी ओपन बाउंड्री जो है वो या फिर बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ बनाए, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है और इंडिया में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनका एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान। तो इंडिया इतने अच्छे या इतने खुले रिश्ते नहीं बना सकता अपने पाकिस्तान के साथ, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। दूसरा आता है कि भाई देखो सार्क जो बना है वो ठीक है, लेकिन इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना वो काफी स्लो है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमें स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलता। सिक्योरिटी इशूज भी हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं जो हमने देखा। इसी तरीके से अनइक्वल डेवलपमेंट है कि आप देखोगे कि साउथ एशियन कंट्रीज कुछ तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कि साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज तो आप देखोगे काफी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, बट कुछ कंट्रीज के पास अपनी बेसिक फैसिलिटीज को भी फुलफिल करने के अपने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये चीज है, यानी अगर मैं सार्क की बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंस देखूँ तो देखो हाँ इंपॉर्टेंस तो है सार्क की, क्योंकि आप देखोगे कि सार्क जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज को एक मंच प्रोवाइड करता है जहाँ पे कंट्रीज कोलैबोरेट करें, नेगोशिएशन करें और मिलकर जो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उनके कॉमन सॉल्यूशन जो है वो निकाले जा सके, और ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, पॉवर्टी को कम किया जा सके, और जो भी मेजर इशूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना हो गया, या पीस को मेंटेन करना हो गया, ये सारे काम सार्क की जो मेंबर कंट्रीज इनको इंश्योर, इन सारे कामों को इंश्योर करने के लिए बेसिकली सार्क बना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बीमस्टेक के ऊपर। बीमस्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आपको नाम ही अच्छे से याद करना पड़ेगा इसका कि भाई इसका नाम क्या है, बीमस्टेक और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये नाम आपको बहुत ध्यान रखना। तो सबसे पहले बीमस्टेक पे देख लेते हैं। देखो बीमस्टेक भी क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट भी इसलिए की गई थी सो दैट जो भी कंट्रीज हैं बे ऑफ बंगाल की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन को मेंटेन किया जा सके। इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 6 जून 1997 को जो है हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, और बेसिकली साउथ एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है ना उसको कनेक्ट करता है। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो भाई मेंबर कंट्रीज में आप देखोगे 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा इस ऑर्गेनाइजेशन का बना था, किस तरीके से है ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का बना था, इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, इनिशियली कितनी थी, अब कितनी है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो ये भी पॉजिटिव बात ही कहेगा, ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव बात ही जाती है कि ये रीजन कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट जो है वो करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, और जो भी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ में एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन को मेंटेन करता है। साथ ही साथ पीस, सिक्योरिटी और जो काउंटर टेररिज्म है उसके लिए बात करते हैं। इसके अलावा इसका मेन काम है, इसका जो मेन मोटिव है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है ना उसमें कोलैबोरेशन और उसमें कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है बीमस्टेक की, तो सिग्निफिकेंस यही है कि भैया इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि भैया जो रीजनलिज्म और जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना उनको, कि भाई इसका इंपॉर्टेंस यही है कि किस तरीके से ये जो बीमस्टेक है ना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बेसिकली बेसिकली रीजनलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इसने बेसिकली क्या किया है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको एक
कहीं न कहीं एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू कॉमन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके लिए कंट्रीज़ काम रही हैं, साथ आ रही हैं। यानी इसने कंट्रीज़ को क्या किया है, एक मौका दिया है, एक मंच प्रोवाइड किया है जहाँ पे कंट्रीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट कर रही हैं, एक साथ आ रही हैं। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो बेसिकली बीमस्टेक है वो मूल रूप से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, है ना। क्योंकि इसके थ्रू आप देखोगे कि इंडिया क्या कर रहा है, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है, सो दैट साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपनी जो एंगेजमेंट है, अपनी जो भागीदारी है, अपना जो एक तरीके से रोल है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंस ले रहा है क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा रीजनलिज्म को साउथ एशिया के अंदर, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं हम देखोगे अम, हुँ, इस तरीके से इसके अंदर इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हाँ, भई रीजनल कोऑपरेशन को बिम्स्टेक इंश्योर करता है। एरियाज़ क्या-क्या है कोऑपरेशन के, आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं कोऑपरेशन के, कि भई ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, एनर्जी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बिम्स्टेक की जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम करती हैं। चैलेंजेस क्या है बीमस्टेक के सामने? तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि भैया जो डिसीजन मेकिंग है वो होता तो है लेकिन काफ़ी स्लो है। डिसीजन ले लिया भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता। ठीक है? इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जो डिप्लोमेटिक टेंशन है मेंबर कंट्रीज के बीच काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं है और कनेक्टिविटी गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बीमस्टेक के पास काम करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। और ये चीज़ नहीं कि कई बार ये जो अपनी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनकी पॉलिटिकल विल पर भी कहीं न कहीं इसका काम डिपेंड हो जाता है। तो ये उतना सिक्योर तरीके से, उतना फ्रीली, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में यही है कि हाँ भाई, बिम्स एक बहुत बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट करता है बे ऑफ बंगाल कंट्रीज के बीच। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं बिम्स्टेक को नष्ट करने से रोक देते हैं, ये एक रुकावट बन जाते हैं। यही सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी उसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है। ये यहाँ पे आप लोग नाम तो आपने भूला ही नहीं है किसी तरीके से। इसके बाद डेट किस तरीके से बनाया गया था, कौन सा डिक्लेरेशन के थ्रू बना। इसके अलावा इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब का आगे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो बिम्स्टेक है उसका मेन मोटिव क्या करना है, बेसिकली इस तरीके से कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना वो बेसिकली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को दिखाता है। यानी अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि बिम्स्टेक साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच जो है वो कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है आप देख सकते हो, वही सेम चीज़ है कि भैया पीस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी भी सिक्योरिटी, एनर्जी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना और जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट करना। इम्पोर्टेंस बताई थी कि किस तरीके से इंडिया जो है ना, है ना, इम्पोर्टेंस भी मैंने इसके अंदर बता दी थी कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू सार्क जो है ना वो कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये रीजन है कि क्योंकि बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे तो बिम्स्टेक काफी तेजी से उभर रहा है। चैलेंजेस क्या है, वही सारे चैलेंजेस हैं, ये स्लो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, लिमिटेड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप काफी ज्यादा मेरे को मिलता है, सिक्योरिटी कंसर्न और रीजनल इंस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ओवरऑल ये था आपका चैप्टर नंबर 3 और सक्सेसफुली इस वन शॉट के अंदर पार्ट 3, तो सक्सेसफुली हमने पार्ट 3 किया। सो सक्सेसफुली इस वन शॉट के थ्रू हमने पार्ट 3 में चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। सो अगर कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।